आज के इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के ज्योग्राफी के बारे में, खंड ब, भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, है ना। पीपल एंड इकोनॉमिक्स इंडिया, यानी कि भारतीय लोगों के बारे में, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और चैप्टर का नाम हो गया आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और क्या है, संगठन है। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिटेल्स से जानने वाले हैं। अगर आप एक एक चीज़ों को नोट करेंगे तो आपको खासा आसानी होगी। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहता है कि मैं आप लोगों को आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जनसंख्या वितरण, आखिर जनसंख्या वितरण होता क्या है। जनसंख्या के वितरण का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है, मतलब कैसे बांटा जाता है। भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में बहुत कम आबादी वाले हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में अधिक आबादी वाले हैं। तो इसको हम लोग मैक्सिमम, मीडियम, मिनिमम के हिसाब से जान सकते हैं। तो इन राज्यों को 3 श्रेणियों में हम लोग बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश के बारे में, राज्य के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो उच्च जनसंख्या वालों में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, तमिलनाडु आएगा, राजस्थान आएगा, कर्नाटक आएगा, गुजरात आएगा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में एक साथ 76% जनसंख्या रहती है, यानी कि देश के टॉप 10 स्टेट की अगर हम बात करें, टॉप 10 राज्यों की बात करें जिनमें लगभग 76% लोग रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यम जनसंख्या वाले राज्य में की अगर बात करें तो असम हो गया, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, गोवा, ये मध्य जनसंख्या वाले, मीडियम जनसंख्या, मीडियम पॉपुलेशन वाले। अगर कम जनसंख्या वाले राज्य और जनजातीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़ करके, है ना, उसमें अरुणाचल भी आ गया, कई सारे इसमें राज्य आ जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके जो पूर्वोत्तर का राज्य है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते, तो सबसे पहला कारक क्या होता है, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है इसके अंतर्गत। सबसे पहले जल की उपलब्धता, भू आकृति, ज़मीन की आकृति, है ना, जलवायु हो गया, मृदा हो गया। उसके बाद आ सकता है आपका आर्थिक कारक। देखिए जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पर रहता है, जनसंख्या कम कहाँ पर रहता है, ये इन चीज़ों के ऊपर में, जैसे भौगोलिक कारक जो नेचुरली कारक है, जैसे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा। उसके बाद कुछ आर्थिक कारक है जैसे खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, यानी कि फैक्ट्री वगैरह लगना। फिर आता है आपका सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। इसमें आप धार्मिक महत्व, जहाँ पे धार्मिक स्थल ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहता है। उसके बाद अशांति, जहाँ पे अशांति होती है वहाँ तो कम रहता है। ख़राब सामाजिक वातावरण, जहाँ पर सामाजिक वातावरण काफ़ी ख़राब होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता है। उसके बाद राजनीतिक कारण, अस्थिर राजनीतिक स्थिति, खराब कानूनी व्यवस्था, जहाँ पर ये क्या है, लोगों को इसमें काफ़ी प्रभावित होना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक में, सबसे पहले क्या, हम उच्च वाच की बात करेंगे। जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि समतल मैदान में, यानी कि गंगा के मैदानों में जो कि समतल मैदान होते हैं वहाँ पे लोगों की संख्या अधिक होती है। फिर पर्वतीय या पठारी या घने वर्षा भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा है, जहाँ पे समतल मैदान होता है वहाँ पे काफ़ी घनी आबादी रहती है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग, उत्तर पूर्वी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए सुविधाएं काफ़ी कम होती है। जहाँ पे सुविधाएं कम हो, हर चीज़ का सुविधा कम हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जनसंख्या खासा कम होती है। उसके बाद जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और पठारी भाग व हिमालय के ठंडे क्षेत्र में सम जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा
कम घने बसे लोग होते हैं, जैसे थार है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ना तो वहाँ पे आप अच्छी ढंग से खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना ही आपको जल का पर्याप्त मात्रा मिलेगा। सेम वैसे ही पठारी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि ऊंच नीच होती है, वहाँ पे भी जीवन यापन करना बनिस्बत समतल के काफ़ी कठिन होती है। अगर हम बात करें मृदा की, मृदा कृषि को प्रभावित करती है। मृदा का मतलब है खेती बाड़ी से। जहाँ पर उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के कारण इसीलिए ये भाग अधिक घने बसे हैं। वैसी मिट्टी जहाँ पर की ज़मीनें काफ़ी उपजाऊ होती है, मसलन उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, बिहार के इलाके की कुछ ज़मीनें हैं जो काफ़ी उपजाऊ ज़मीनें होती है, जहाँ पे दोमट या जलोढ़ मिट्टी होती है, वो ज़मीनें काफ़ी उपजाऊ होती है। हालांकि बिहार के लगभग 72-73% जो इलाका है वो बाढ़ से पीड़ित होता है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग खेती बाड़ी अच्छा खासा करते हैं। तो जहाँ की मिट्टी काफ़ी क्या बोलते इसको बेहतर होगी, जहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होगी, वहाँ पे लोग अधिक बसेंगे। इसका एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। फिर आता है आपका जल की उपलब्धता। जाहिर सी बात है, खेती बाड़ी करने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए जल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जल की उपलब्धता जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे लोगों को वो आकर्षित करेगा, लोग उस तरफ माइल होगा, वे अधिक घने बसे होंगे, वहाँ पे अधिक घने जनसंख्या होंगी। जैसे सतलुज, गंगा का मैदान, तटीय मैदान, इन इलाकों में बारिश की वजह से लोग अच्छा खासा वहाँ पर बसे रहते हैं। फिर आते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वालों लोगों की जनसंख्या या लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। सवाल आपका आएगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, या जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो क्या कहेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आते हैं कि पिछली बार जो जनगणना हुई वो आखिरी समय था 2011, जो पूरे देश में जनगणना हुई, उसके अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार, पॉइंट 1 की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना जो हुआ था भारत में, इसमें जनसंख्या की घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं हम। अगर राज्य में जाएंगे तो किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन जब एक एवरेज निकालेंगे पूरे देश का, अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जो उसका घनत्व था, डेंसिटी था, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में बहुत विषमताएं मिलती है। मैंने कहा कि राज्यों में किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत कम होता है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे कम जो है घनत्व वाला राज्य मानते हैं। जबकि बिहार में ये घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लोग, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर में वहाँ पर 11,320 लोग रहते हैं। वहीं बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। और पूरी देश की अगर हम बात करें तो पूरी देश का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। और बात करें अगर प्रायद्वीपीय, जैसे भारत में केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है ना, प्रायद्वीपीय की अगर हम लोग बात करें वो 860 है। वही तमिलनाडु में 555 है, जो दूसरा स्थान है प्रायद्वीपीय इलाके में। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी और पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में
मध्य दर्जे का जनसंख्या है तो काफ़ी घनत्व तो पाया जाता है। अब जनसंख्या में वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि है क्या? दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के होने वाली शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य में, फिर से दो अलग अलग बिंदुओं के समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाली जो चेंजिंग होता है समय के साथ साथ, उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब आते हैं जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि गणना कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जन्म से मृत्यु को माइनस करेंगे, फिर प्लस अप्रवास और उत्प्रवास है ना, अप्रवास उत्प्रवास आप लोग पढ़े ही होंगे। उसके बाद आते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि यानी कि समय के हिसाब से होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, रेट कहते हैं, है ना। फिर से जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, या जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, या जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर की 4 प्रवृत्तियां हैं, 4 कैटेगरी में हम लोग इसको लगते हैं, कब कब कितने ज़्यादा लोग बढ़ा। सबसे पहले प्रावस्था, इसको 1 में लिए, 1901 से 21 तक है ये, 1921 तक। 1921 से पहले की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में अधिक संख्या नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही। इसका मतलब कि जितने लोग पैदा हो रहे थे उससे अधिक मर रहे थे, दोनों ऊंचे थे, दोनों हाई था, जिससे वृद्धि दर काफ़ी निम्न रहा। प्रावस्था 2 में अगर आएंगे हम लोग, 1921 से 1951 के बीच अगर आएंगे, है ना, इसमें निरंतर वृद्धि की अवधि हो रहा था। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, इसीलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। इसमें जो है ना कम हुआ मरने वालों की संख्या। प्रावस्था 3 में 1951 से 1981 के बीच इस अवधि को भारत में जनसंख्या का विस्फोटक अवधि के नाम से भी जानते हैं। इसी समय में सबसे अधिक हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, जब हर सुविधा मिलेंगे लोगों को तो लोग जाहिर सी बात है कम मरेंगे, और कम मरेंगे, पैदा तो हो ही रहा था, तो जनसंख्या इसमें काफ़ी बढ़ रहा था। बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र गति से नीचे आया और जन्म दर उच्च वृद्धि देखी गई। जब पैदा होने वाला बहुत ज़्यादा और मरने वाला बहुत कम, तो इसमें क्या हो गया, इसी काल को 1951 से 1981 के काल को ही जनसंख्या विस्फोटक काल भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद प्रावस्था 4, चौथी कैटेगरी में, यानी कि 1981 से लेकर के आज तक, 1981 से वर्तमान तक, वैसे तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही है, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई गई है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं, 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करते हैं। विवाह और औसत आयु में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार और जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों ने इस वृद्धि को घटाने में काफ़ी हेल्प किया है। यानी कि 1981 के बाद जनसंख्या दरों में कमी आई है, क्योंकि अभी जो है भारत लगभग, अब हम बोल सकते हैं कि चीन को पछाड़ दिया, हम लोगों ने चीन को पछाड़ दिया जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में अब जो है हम लोग 1 नंबर पर आ गए हैं। वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत 7वें नंबर पर है। अब जनसंख्या संगठन क्या है, सवाल आ सकता है आपका, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, इस तरह का सवाल आपको पूछ सकता है। तो लिखेंगे जनसंख्या संगठन का अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं, यानी कि किसी देश की जनसंख्या उसकी विशेषताओं जैसे आयु, उम्र, लिंग, व्यवसाय, खेत क्या करता है आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। हालांकि अगर हम लोग देखेंगे हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाओं की अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः इसमें 4 परिवारों में हम लोग बांटते हैं। भाषाई वर्गीकरण की अगर बात करें, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को मुख्य रूप से 4 परिवारों में
कितने 4 परिवारों में बांटा जाता है। नंबर 1 भारतीय, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक, नंबर 4 चीनी तिब्बत, है ना। तो सबसे पहला में क्या भारतीय, इसको आर्य बोलते हैं, है ना। इसका पॉइंट अगर देखेंगे, कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषाएं बोलती है। हमारे देश का लगभग 3/4 भाग वाले हिस्से के लोग जो है इसी भाषा का उपयोग करते हैं। इसमें इस परिवार की भाषाओं का सुकेंद्रन उत्तर पूर्वी भारत यानी कि उत्तर पूर्व भारत में, जैसे बिहार हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन इलाकों में ये भाषा, इसमें जो है हिंदी मुख्य है। हिंदी क्या है, मुख्य है। द्रविड़ भाषा की अगर बात करेंगे तो नंबर 1 में आएगा। कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषाएं बोलती है। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार तथा छोटा पठार के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार में से तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ये मुख्य भाषाएं इनका है। कौन सा, द्रविड़ भाषा का। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटते हैं। हम आज भी शायद उस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़े, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। पहला था क्या, मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक जो है ये क्या है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से लगभग हम लोग भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट दिए। नंबर 1 में क्या था, मुख्य श्रमिक। इसमें क्या है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कमाता है वह मुख्य श्रमिक कहलाता है। दूसरा है सीमांत श्रमिक। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो हो गया सीमांत श्रमिक कहलाता है। और अश्रमिक, जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं, मतलब कुछ काम नहीं करता है, बेकामा बैठा हुआ है। अब आते हैं देश की जनसंख्या में किशोरों की क्या योगदान है। किशोर समझते हो ना, किशोर किसको बोलेंगे, 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहते हैं। नंबर 2, किशोर जनसंख्या का मूल्य अत्यधिक है। भविष्य में उनसे आशाएं है। कल का भविष्य कौन है, आज के किशोर है। तो इनसे बहुत सारी आशाएं है। लेकिन अगर मैं देखूं गांव के लोगों को, खास करके मेरे गांव को भी हम देखेंगे तो आज के जो किशोरावस्था के जो लड़के हैं वो गलत कामों में मैं ज़्यादा देखता हूँ। पढ़ाई में काफ़ी कम दिलचस्पी है। अरे आप लोग पढ़ो, कोई करोड़पति नहीं हो, कोई मतलब इतना पैसा नहीं है कि चलो भाई हम पैसे वाले हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर आप कुछ भी बनेंगे तो आपको पढ़ाई चाहिए, स्टडी चाहिए। आप पढ़ोगे, जो रीडर होता है वही लीडर होता है। इसलिए आप लोग ध्यान लगाकर पढ़िए, उसके बाद आप लोग आगे अच्छा होगा, बेहतर होगा। सबसे पहला काम आपका है, आपका जो प्राइमरी वर्क है वो है पढ़ाई, वो है स्टडी करना। तो इनसे भविष्य में उनसे आशाएं होती है, इन पर देश का विकास व उन्नति निर्भर होती है। किशोर वर्ग जल्दी सुभेद हो जाता है, उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। सही में अच्छे लोग जो है होंगे जो आज के किशोर को मार्गदर्शन करेंगे ताकि वो गलत कामों में ना जाए। किशोरों के मार्गदर्शन के लिए सरकार की द्वारा उठाए गए कदम, जो सरकार ने जो कदम उठाए किशोरों के लिए क्या क्या है। नंबर 1 में है राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत युवाओं के चौमुखी विकास पर बल दिया गया। देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुण का विकास किया। पॉइंट नंबर 3 में युवाओं की प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संदर्भ में उनका सशक्त करना। नंबर 4 है महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल दिया। राष्ट्रीय युवा नीति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई थी। उसके बाद अगला आता है आपका राष्ट्रीय युवा नीति का मुख्य उद्देश्य। जो राष्ट्रीय युवा नीति बनाया गया है उसका एक्चुअल मुख्य उद्देश्य क्या है, उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में वह अपना योगदान दे सके। उसके बाद अगला पॉइंट है जिनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुण को बढ़ाना। उसके बाद है आर्थिक गतिविधि में स्त्रियों की कम प्रतिभागिता के कारण, मतलब कि आर्थिक जो गतिविधि होती है इसकी वजह से स्त्रियों की कम प्रतिभागिता का जो कारण है वह है संयुक्त परिवार, है ना। नंबर 2 में है निम्न समाज व शैक्षणिक स्तर। नंबर है बारंबार शिशु जन्म। नंबर 4 में रोजगार के सीमित अवसर, रोजगार के अवसर उन्हें नहीं मिली, ये भी एक कारण है। उसके बाद समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियाँ। सबसे पहला है निरक्षरता। अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतम स्त्रियाँ निरक्षर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं। जब नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, वही करेगा, हर दिन झगड़ा करेगा, यही होगा। अब वही तो हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, जिसके कारण वह अपने वो परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती है।
औसत दुरुपयोग, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। ये तो अमूमन मैं देखता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा, अब पढ़ा तो पढ़ा, फिर चला गया बाहर या गलत संगत में चला गया, ऐसे भी पढ़ नहीं पाता है। औसत या मदिरा पान के कारण रास्ता भटक जाता है। जुमा 8 दिन पैदा होने का होता नहीं है, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, खैनी खाएगा, गुटखा चबाएगा, तो कहाँ से पढ़ाई होगा? पढ़ाई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे लोग समाज के लिए क्या अभिशाप बन जाते हैं, समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग समाज के लिए बोझ नहीं, आप लोग समाज के लिए मार्गदर्शक बनिए। आप लोग पढ़िए अच्छे से, सामाजिक परिवेश को बिगाड़ देते हैं, है ना। एक बच्चा पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ दिया, खैनी खाना शुरू कर दिया, गुटखा खाना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना शुरू कर दिया, क्या क्या करना शुरू कर दिया, धूम्रपान शुरू कर दिया, तो क्या करेंगे? उसके आसपास के जो बच्चे, उनके दोस्त वगैरह होते हैं, उन पर वो बिगाड़ना शुरू कर देगा। उसके बाद है विवाह की निम्न आयु। विवाह की निम्न आयु उच्च मातृ मृत्यु दर का कारण बनती है, जो आगे जाकर लिंगानुपात को काफ़ी प्रभावित करती है। उसके बाद है समुचित मार्गदर्शन का अभाव। किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है, जिस कारण वे मार्ग से भटकते जाते हैं। अन्य चुनौतियाँ भी हैं, HIV, एड्स, किशोर माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर आदि, ये सब भी प्रॉब्लम्स आता है। उसके बाद भारत के अगर आयु पिरामिड की विशेषता अगर हम देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, आयु पिरामिड विशेषता क्या होती है ना। उच्च आयु वर्ग में पिरामिड संकरा है। 22% जो लोग होते हैं वह 50 वर्ष की आयु तक पहुंच पाता है। 60 वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या केवल 12% है। यानी कि हमारे देश में 60 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या केवल 12% है। 40 से 49 वर्ष आयु वर्ग में 10% जनसंख्या मिलती है ना। सबसे अधिक जो आयु मिलता है वो है जापान के लोग। वो लोग काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, है ना। तब ना वहाँ पे बुलेट ट्रेन है, देखते नहीं 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता देना, फिर कन्या भ्रूण हत्या, फिर कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, फिर समाज में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना, उनके स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान न देना, ये सभी विशेषताएँ हैं। खास करके अभी जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, इसमें मैं जो मुख्य नोट्स था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया। बाकी जो NCERT का क्वेश्चन आंसर होगा या तो हम क्लास में लिख लेंगे या फिर मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूँ। हम लोग जान लिए जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन, यानी कि पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशंस, इसके बारे में हम लोग जान लिए। फिर हम लोग मिलेंगे एक अच्छे चैप्टर के साथ, ज्योग्राफी के ही। तब तक के लिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।